हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो लास्ट की क्लास जो थी वो बहिर्जात बल से रिलेटेड थी। आज हमारा जो बहिर्जात यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का पार्ट 4 है, जिसमें हम स्पेशली जो है कास्ट स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कास्ट स्थलाकृतियाँ या कास्ट प्रदेश क्या होती है? तो भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है चट्टानों के अंदर, उन्हें ही हम कास्ट स्थलाकृति बोलते हैं। तो भूमिगत जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है? तो सबसे पहले भूमिगत जल है क्या, यानी कि भूमि के अंदर, चट्टानों के अंदर अगर किसी रंध्र में, किसी होल में, मतलब जहाँ जहाँ जल पाए जाते हैं तो आपको भूमिगत जल हो गया। तो भूमिगत जल नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है भूमिगत जल के परिणाम स्वरूप, वो अगर प्रवाहित हो रही है भूमि के अंदर तो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो स्पेशली हम पढ़ते हैं कास्ट प्रदेश के बारे में, कास्ट स्थलाकृतियों के बारे में। तो कास्ट स्थलाकृतियाँ नाम पड़ा कैसे? आखिर भूमिगत जल के कारण कुछ कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, तो कैसे हो रहा है और उनका नाम स्पेशली कास्ट स्थलाकृतियाँ ही क्यों पड़ा? तो सबसे पहले कास्ट स्थलाकृति या प्रदेश, ये जो नाम है ये जो है यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक तट, यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट। तो यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट में जो क्या था कि जैसे चट्टानें हैं, तो चट्टानों के अंदर कहीं कहीं चूनों के जमाव पाए जाते थे। चूने के जमाव, तो आखिर चूना जो है वो ज़मीन के अंदर ही पाया जाता है, और चूना क्या होता है? जल में घुलनशील। अब क्या हुआ, अब कहीं छिद्र है तो यहाँ से यहाँ भी अगर चूने का ऊपर, स्थल के ऊपर भी अगर चूने का चूना पत्थर या कुछ है पाई गई, तो यहाँ पे जल आया, तो जल क्या किया? चूने को घोल दिया, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे एक छिद्र बन गया। इसके थ्रू क्या होता है? धीरे धीरे अंदर आता है जल, वर्षा का जल या फिर भूमि के अंदर आया, या फिर भूमिगत जल जो पहले से मौजूद है तो वो इस क्षेत्र में आए, फिर इस क्षेत्र के चूने को घोल दिए। तो इस क्षेत्र के चूने को जब घोल दिया तो बाकी इधर इधर तो पत्थर है, चट्टाने हैं, तो ये क्या बन गया? ये अंदर ही एक छेद बन गया। उसके बाद फिर हो सकता है इधर भी चूना है, तो इन सारे चूनों को घोल के क्या करती है? वहाँ पे खोखला कर देती है धीरे धीरे, और खोखला करने से अंदर कुछ ना कुछ तो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वो ही आपके कास्ट स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले यूगोस्लाविया वाले क्षेत्र में इनका नाम कास्ट रखा गया, तो इसी वजह से जो भूमिगत जल के कारण चूने पत्थर को घोलने से जो भी भूमि के अंदर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो उसे हम कास्ट स्थलाकृति बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे निर्माण होता है इनका। तो इनके कारण कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले लैपिज। तो घुलनशील क्रिया के फलस्वरूप सतह का ऊबड़ खाबड़ होना। अब ये क्या है? लैपिज क्या होता है? तो स्थल है। अब वैसे स्थल जहाँ पे चूने की प्रधानता, जहाँ पे चूना ज़्यादा पाया जाता है, वैसे क्षेत्रों में ही ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब ज़मीन है तो कहीं ना कहीं तो चूना पाया ही जाएगा। यहाँ अगर इस स्थल के नीचे अगर इधर चूना है तो ऊपर भी चूने के अवशेष होंगे, चूने पाए जाएंगे। तो क्या होता है? अभी जल आया, जल इन सभी को घोल के अपने साथ ले गया, और जब घोल के साथ ले गया तो क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे जहाँ जहाँ चूना था वहाँ इस तरीके की ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ बनी, इस तरीके की स्थलाकृतियाँ बननी शुरू हो गई। तो जब ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ बनती हैं घुलन के कारण, जल अगर चूने को घोल के ले गया, तो ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों को ही क्या कहते हैं? लैपिज कहते हैं। तो पहले ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, मगर आजकल जो है एडवांस पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस वजह से हमें ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाना पड़ रहा है। स्पेशली ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट,
तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन, चाहे आप एनटीपीसी देख लो, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, तो ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक होते हैं। इसके अलावा कास्ट प्रदेश का जो नाम है कहाँ से लिया गया, तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इस वजह से ये टॉपिक पढ़ाना हो रहा है, नहीं तो बहिर्जात बल को डिफाइन करके ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता। लेकिन अब ज़्यादातर कास्ट प्रदेश के बारे में पूछता है। उसके अलावा आपका जो हमने कल पढ़ाया नदी के बारे में वो पूछता है, और पवन के बारे में स्पेशली। तो कल की क्लास में पवनों के बारे में हम पढ़ाएंगे और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो लैपिस के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा घोल रंध्र यानी कि सिंक होल्स। घोल रंध्र क्या होते हैं? तो घुलन क्रिया के कारण छोटे छिद्रों का विकास। तो वही चीज़ है, धीरे धीरे कहीं यहाँ चूना जमा है, यहाँ चूना जमा है, तो ये भी बोल सकते हैं ये वाला, ये अगर चूना बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में चूना जमा था, यहाँ जल गई, जल अंदर आई और क्या की, सबको घोल के ले गई, तो यहाँ पे इस तरह की स्थलाकृति बन गई, तो ये आपका घोल रंध्र हो गया। अब डोलाइन विस्तृत आकार के घोल रंध्र। अब देखते हैं क्या हुआ कि यहाँ भी घोल रंध्र, यहाँ भी घोल रंध्र, यहाँ सब आपस में मिलके पूरे इतने बड़े क्षेत्र को क्या कर देती है, खोखला कर देती है। तो विस्तृत आकार के बड़े घोल रंध्र ही क्या कहलाते हैं, आपके डोलाइन कहलाते हैं। अब धीरे धीरे डोलाइन जब बड़ी हो जाती है, अब एक डोलाइन है, दो डोलाइन, इस तरह के घोल रंध्र, बड़े बड़े घोल रंध्र यहाँ भी बनी, यहाँ भी बनी, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया खोखला करेगी। तो क्या होता है, कई डोलाइन मिलके बड़ी आकृति बनाती है, उसे हम युवाला कहते हैं। तो हमने देखा अब एक डोलाइन है, दो डोलाइन है, तीन डोलाइन है, मतलब चूना तो अगर कास्ट प्रदेश है तो चूना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, और अगर कुछ क्षेत्रों में चट्टान है भी तो जब चूना जब घुल जा रहा है जल से, तो छोटे मोटे चट्टान धीरे धीरे क्या होते हैं, वो भी पानी के साथ घुल जाते हैं। तो इस तरीके से घुल के एक बड़ी आकृति का जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ, तो ये आपका हो जाएगा युवाला। एक घोल रंध्र से सब जब क्या होता है, कुछ रंध्र हैं, कुछ क्षेत्र है जहाँ पे चूना जमा है, वहाँ पे जल उनको घोल के लेके गया, तो वहाँ घोल रंध्र, कई सारे छोटे छोटे घोल रंध्र मिलके क्या बनाते हैं, आपकी डोलाइन बनाते हैं, और कई सारे डोलाइन धीरे धीरे डोलाइन मिलके क्या बनाते हैं, युवाला बनाते हैं। तो डोलाइन से भी बड़ा स्ट्रक्चर क्या हो गया, युवाला। अब यहाँ भी डोलाइन रहा, यहाँ भी डोलाइन रहा, तो सब क्या करेगा, धीरे 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 एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देगा, तो फिर वो युवाला बन जाएगा। अब चौथे नंबर पे कंदरा। कंदरा एक तरह से गुफा होता है। तो घुलन तथा अपघर्षण के कारण हमने पढ़ा था, अपर्दन के प्रक्रम में अपघर्षण पढ़ा था, सन्नी घर्षण पढ़ा था, यानी कि एब्रेजन एट्रिशन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो है, अगर प्रवाहित जल जो है अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों, मतलब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को, बोल्डर्स को बहा के ले जाती है, तो वो अपघर्षण। उसके बाद आपका क्या हो गया, सन्नी घर्षण में क्या होता है, जब प्रवाहित जल अपने नीचे वाले क्षेत्र को घिस के उसके कण को लेके चली जाती है, तो उसे सन्नी घर्षण कहते हैं। तो उसी तरीके से अब धीरे धीरे अब डोलाइन बन रहे हैं, और इसी तरीके से करके बड़ी आकृति मिलके गुफा के आकार की आकृति बना देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंदरा या कैवंस। धीरे 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 धीरे, और वहाँ से फिर आपका जल का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। जैसे ये चीज़ें यहाँ बनी, धीरे धीरे ये आके इस वाले क्षेत्र में मिल गई, यहाँ भी कोई डोलाइन बन गई। अब यहाँ क्या, यहाँ से पानी आया, पानी आके धीरे धीरे यहाँ पे प्रवाहित होना शुरू हुआ, या फिर यहाँ प्रवाहित होना शुरू हुआ। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन जाता है, घुलन या अपघर्षण के कारण सतह के नीचे रिक्त स्थान हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ से जल का प्रवाह हो जाता है, तो उसे हम कंदरा कहते हैं या फिर कैवंस कहते हैं। उसके अलावा अब छठे नंबर पे देखते हैं कौन सी स्थलाकृति बनती है, स्टेलेक्टाइट। तो स्टेलेक्टाइट क्या होती है, तो स्टेलेक्टाइट के बारे में पढ़ेंगे। कंदराओं से जल टपकने के कारण चूने के जमाव का लटकना। अब क्या हुआ, यहाँ से जल टपकना शुरू हो गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे चूना भी तो है, चूना धीरे धीरे लटक जाएगा। तो आप देखते हैं कि जब तक लाइमस्टोन कभी कभी ना
सॉलिडिफाई हो जाता है, वो पत्थर का रूप ले लेता है। तो धीरे 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 लटकते लटकते ये सॉलिडिफाई हो गया और यहाँ से पानी टपक रहा है। तो चूने के घोल के कारण मतलब जल टपकने से क्या हो गया, चूने का इस तरीके का जमाव हो गया और जो इस तरीके से लटकना शुरू हो गया, तो वो आपकी कहलाएगी स्टेलेक्टाइट। और फर्श पर चूने के कारण अब जमीन पे भी इसी तरह की स्थलाकृति धीरे धीरे हो गई फर्श पर। तो स्तंभ जब बनता है तो स्टेलेग्माइट कहलाता है। अगर लटक रहा है तो वो स्टेलेक्टाइट, और अगर स्तंभ की तरह बना है तो स्टेलेग्माइट। तो इस तरीके से तो ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हो सकता है अब आगे क्वेश्चंस को और एडवांस कर दिया जाए तो ये सारे स्ट्रक्चर भी पूछे जाए। हाँ, ये लैपिस भी काफ़ी बार पूछा गया है। अंधी घाटी, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली और शुष्क वैली। तो आपने अंधी घाटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि कहीं नदियाँ बह के आ रही हैं और अचानक से वो गायब हो जाती हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में देखा होगा आपने कि नदियाँ बहती हुई आ रही, तो हम उसे अजूबा सोचते हैं कि वो नदी गायब कहाँ हो गई। तो क्योंकि नदी क्या होती है, सीधा गायब हो जाती है, इस वजह से उसे हम अंधी घाटी कहते हैं। मगर वो गायब होने के पीछे का रीज़न क्या होता है? अब नदी यहाँ से प्रवाहित होकर आ रही है, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे उसको जगह मिल गया, यहाँ उसको होल मिल गया, घोल रंध्र। अब क्या हुआ, इसके नीचे तो इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा बड़ी आकृति में है होल, खोखला है बड़ी आकृति में, क्योंकि यहाँ चूना था जो कि घुल गया पानी से, और घुलने के कारण चूना क्या हो गया, चूना यहाँ से क्या हो गया, जल के द्वारा प्रवाहित होकर ले जाया गया कहीं और। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खोखला है, तो क्या होता है, जल जो है, नदी जो है वो धीरे, नदी का सारा जल इधर आके अंदर ही अंदर भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होना शुरू हो गया। और अब क्या, इसके आगे क्षेत्र में ये सीधा गायब हो गई, ये दिखाई नहीं पड़ रही है नदी, तो हम कहते हैं इसे अंधी घाटी। और जहाँ दिखाई नहीं पड़ती है, यहाँ तो पूरा सूखा पड़ गया, कुछ दूरी पहले नदी था और यहाँ अचानक से गायब होना, तो यहाँ पे नदी सूखा पड़ जाता है, तो इसको शुष्क घाटी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण स्पेशली जो है चूने वाले वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे चूना मौजूद हो, जहाँ की मिट्टी में चूना मौजूद हो, और वैसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे कास्ट प्रदेश। और कास्ट प्रदेश जो वो भूमिगत जल के कारण मतलब इनका निर्माण होता है, और क्योंकि भूमिगत जल, अगर भूमि के अंदर जो जल का प्रवाह अगर नहीं होगा तो चूने की जो मात्रा है वो कहीं घुलेगी नहीं, उसको जल मिला ही नहीं तो वो घुलेगी नहीं। ये भूमिगत जल से धीरे धीरे इनका निर्माण होता है। और उसके बाद जो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे लैपिस। तो लैपिस क्या होता है कि घुलनशील प्रक्रिया के कारण सतह धीरे धीरे उबड़ खाबड़ हो जाता है। दूसरी, घुलन क्रिया के कारण छोटे छोटे छिद्रों का विकास, छोटे छोटे छिद्र में भरे हुए चूना, अब जल वहाँ से प्रवाहित हुई, चूने को घोल के ले गई, तो वो वहाँ पे तो मतलब छोटे छोटे छिद्र तो बनेंगे ही। अब वो छोटे छोटे छिद्र मिलके क्या होते हैं, बड़े छिद्र बनाते हैं, वो डोलाइन कहलाती है। और फिर डोलाइन, कुछ डोलाइन मिलके उससे भी बड़े छिद्र बनाते हैं, युवाला। और युवाला मिलके और बड़ा गुफा की तरह की स्थलाकृति बना देते हैं, वो आपकी कंदरा हो गई, जहाँ से फिर जल प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। स्टेलेक्टाइट, अब क्या होता है कि कभी कभी कंदराओं की छत से, कंदराओं के छत ऊपर वाले पार्ट से चूना जो है टपकना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो एक मतलब वो लटका हुआ सा दिखता है, प्रतीत होता है, तो वो स्टेलेक्टाइट। वहीं नीचे से अगर इस तरीके से चूने का जमाव होना शुरू हो गया या फिर चट्टानों का जमाव होना शुरू हो गया तो अब वो स्टेलेग्माइट कहलाएगा। अंधी घाटी, कभी कभी नदियां सतह पर प्रवाहित हो रही और अचानक से वो गायब हो जाती है। क्या होता है, ये भूमिगत जल में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे खोखला क्षेत्र है, चूने के घोल को जल के द्वारा बहा के ले जाया जा चुका है और वो अंदर ही अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी कहते हैं। और आगे का क्षेत्र में नदी गायब हो जाता है, सूख जाता है नदी, तो उसे शुष्क घाटी कहते हैं। तो इस तरीके से बहिर्जात बल के प्रभाव से, यानी कि क्या होता है कि ये प्रक्रियाएं होती हैं और जो है भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल के
अपर्दन के फलस्वरूप कास्ट क्षेत्रों का निर्माण होता है। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम जो है पवन से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।